अस्सलामु अलैकुम। पेशी खिदमत है एक नई सीरीज छन छंगलू एपिसोड 1। पुराने ज़माने का जिक्र है कि मुल्क सासान में एक मशहूर ख़ानदान छंगलू नामी रहता था। इस ख़ानदान के तमाम अफराद फ़ौज में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज थे। इस ख़ानदान का सरबराह नापान छंगलू था, जो इस मुल्क की फ़ौज का सिपा सालार था। इस ख़ानदान की एक खसूसियत ये थी कि इस ख़ानदान के हर फर्द के हाथों और पैरों की 5 की बजाय 6 उंगलियां होती थीं, इसलिए यह पूरा खानदान छंगलू कहलाता था। इस खानदान की बहादुरी और ताकत के किस्से मुल्क सासान के अलावा दूर दूर तक मशहूर थे और लोग इस खानदान के हर फर्द की बहुत इज्जत और एहतराम करते थे। सिपा सालार नापान छंगलू तो बहादुरी और ताकत में दूर दूर तक मशहूर था। उसका नाम बहादुरी में इस तरह मशहूर था जैसे रुस्तम का नाम मशहूर है। नापान बूढ़ा हो गया था, मगर उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिसकी वजह से वो अक्सर मगमूम रहता था। नापान ने कई शादियां की, मगर किसी में से भी उसकी औलाद पैदा न हुई। एक दिन नापान छंगलू बादशाह के साथ एक जंगल में शिकार खेल रहा था कि एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए वो बादशाह और दूसरे साथियों से बिछड़ गया। इसके साथ ही वो घने जंगल में रास्ता भी भूल गया। रास्ता तलाश करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा, मगर उसे रास्ता न मिल सका। शाम हो गई थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा, तो नापान ने थक कर घोड़ा एक दरख्त के नीचे बांधा और खुद उतरकर दरख्त के तने से पुश्त लगाकर बैठ गया। आराम करने के साथ साथ ये भी सोच रहा था कि अब रात किसी गार में गुजारे और सुबह को फिर रास्ता तलाश करने की कोशिश करे। अभी उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी, अचानक उसके कानों में बंदरों के चीखने की आवाजें आईं। उसने चौंक कर देखा तो दूर उसे एक दरख्त के नीचे एक बंदर का बच्चा जख्मी हालत में भागता नजर आया। उसके पीछे एक लगड़ बग्गड़ दौड़ रहा था और दरख्त के ऊपर बंदर चीख रहे थे। लगड़ बग्गड़ शायद बंदर के बच्चे को खाना चाहता था। बंदर का बच्चा बेचारा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। नापान को उस पर रहम आ गया। उसने अपने पास रखी हुई कमान उठाई और उसमें तीर जोड़कर उसने लगड़ बग्गड़ का निशाना लेकर तीर चला दिया। तीर सीधा लगड़ बग्गड़ की गर्दन में जा लगा और लगड़ बग्गड़ वहीं गिर पड़ा। उसके गिरते ही बंदर का बच्चा भागता हुआ नापान के करीब आया और तेजी से उसकी गोद में छुप गया। लगड़ बग्गड़ बड़ा ताकतवर और खौफनाक जानवर होता है। तीर खाकर वो गिर तो पड़ा, मगर जल्द ही वो उठा और खौफनाक आवाजें निकालते हुए नापान की तरफ भागा। नापान ने न्याम से तलवार निकाली और फिर जैसे ही लगड़ बग्गड़ करीब आया, उसने एक ही बार में लगड़ बग्गड़ की गर्दन उड़ा दी। लगड़ बग्गड़ के मरते ही दरख्तों पर चढ़े हुए खौफनाक बंदर नीचे उतर आए और फिर वो सब नापान के गिर्द जमा हो गए। अब वो चीख रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, मगर नापान ने देखा कि अब वो खुशी से उछल कूद रहे थे जैसे वो नापान का शुक्रिया अदा कर रहे हों, जिसने उनके बच्चे की जान बचा ली थी। बंदर का बच्चा नापान की टांगों से चिमटा हुआ अभी तक कांप रहा था। नापान ने बड़े प्यार से उसकी कमर पर हाथ फेरा और उसे अपने माँ बाप के पास जाने का इशारा किया, मगर वो नापान की टांगों से चिमटा रहा जैसे उसके पास से जाना ना चाहता हो। बंदर थोड़ी देर वहां खड़े चीखते रहे, फिर वो तेजी से भागते हुए दरख्तों में गायब हो गए। नापान बड़े प्यार से बंदर के बच्चे की कमर पर हाथ फेरता रहा। बंदर का बच्चा भी बड़े प्यार से उसके हाथ चाटता रहा। नापान की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अब जबकि खतरा दूर हो गया है तो बंदर का बच्चा अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं जाता। अभी वो ये सोच रहा था कि अचानक दूर से उसे रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी। उसे ऐसा मालूम होता था जैसे कोई शख्स चिराग उठाए उसकी तरफ चला रहा हो। नापान रोशनी देखते ही चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में खुशी की लहरें उठने लगीं, क्योंकि जो शख्स भी ये चिराग लेकर आ रहा था वो रात उसके पास गुजार भी सकता था और सुबह को उससे रास्ता भी पूछ सकता था। करीब आने पर वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक इंतहाई बूढ़ा शख्स था। उसकी सफेद दाढ़ी पेट तक आ रही थी। वो हाथ में चिराग उठाए चला आ रहा था और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि उसके पीछे पीछे बेशुमार बंदर खामोशी से चले आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे बंदर उसका अदब कर रहे हों। जब वो बूढ़ा करीब आया तो नापान ने उसको अदब से सलाम किया। बूढ़े ने सलाम का जवाब दिया और बड़ी शफकत से नापान के सर पर हाथ फेरा और उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी वहीं बैठ गया। चिराग उसने करीब ही रख लिया। तमाम बंदर उसके गिर्द घेरा डालकर खामोश बैठ गए। बंदर का बच्चा भी भागकर बूढ़े की गोद में चला गया और क्यों क्यों करके उससे कुछ कहने लगा। और फिर नापान और भी ज्यादा हैरान हो गया जब उसने देखा कि बूढ़ा भी जवाब में बंदरों की जुबान में बोला और थोड़ी देर तक बंदर के बच्चे और बूढ़े में बातें होती रहीं। फिर बूढ़े ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए नापान से मुखातिब होकर कहा, नापान छंगलू, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और ये तमाम बंदर मेरे मोतक़िद हैं।
इसलिए मुझे बंदर बाबा कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने मुझे जानवरों की जुबान समझने और बोलने की कुदरत भी अता की है। बंदर बाबा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। आप अल्लाह वाले इंसान हैं। और मैं ये बात उसी वक्त समझ गया था जब आपने मेरा नाम लिया था, क्योंकि इससे पहले आपकी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। नापान ने बड़े अदब से जवाब दिया, जीते रहो बेटे, तुम बहुत नेक दिल और रहमदिल इंसान हो। अल्लाह ताला रहमदिली को पसंद करता है। जिस तरह तुमने अभी अभी इस बच्चे को, जिसका नाम पंगलू है, बचाया है, इससे मैं भी खुश हुआ हूँ और अल्लाह ताला भी यकीनन खुश हुआ होगा। बंदर बाबा ने कहा, बंदर बाबा, आपकी खुशी अल्लाह की खुशी है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, मगर एक गम है और वो है औलाद का। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। नापान ने अदब से हाथ जोड़ते हुए कहा। बंदर बाबा उसकी बात सुनकर खामोश हो गया। काफी देर खामोश रहने के बाद उसने नापान से मुखातिब होकर कहा, बेटे, अल्लाह ताला की कुदरत में किसी का दखल नहीं होता। तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है, तुम सब्र करो। नहीं बंदर बाबा, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे औलाद चाहिए, सिर्फ एक बेटा। अल्लाह वालों की दुआ से तकदीर बदल जाती है। आप जरूर मेरे लिए दुआ फरमाएं। मुझे यकीन है अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। बंदर बाबा फिर खामोश हो गया और उसने आंखें बंद कर लीं। फिर उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, गो तुम्हारे मुकद्दर में औलाद तो नहीं थी, मगर अल्लाह ताला मेरी दुआ जरूर कबूल कर लेंगे और तुम्हें एक बेटा अनायत कर देंगे। बस अब तो खुश हो। आपकी बड़ी मेहरबानी बंदर बाबा। नापान ने खुश होकर बंदर बाबा के हाथ चूमते हुए कहा, यह सब कुछ तुम्हारी रहमदिली की वजह से हुआ, लेकिन एक बात बतला दूं, तुम्हारा बेटा चूंकि हमारी दुआ से पैदा होगा और चूंकि हम बंदरों के बाबा हैं, इसलिए वो बड़े बंदर जितना होगा और उसमें बंदरों की खुसूसियात के अलावा और भी खुसूसियात होंगी। बंदर बाबा ने कहा, तो क्या वो इंसान की बजाय बंदर होगा? नापान ने चौंक कर कहा, नहीं होगा तो वो इंसान ही, बस उसका कद छोटा होगा, मगर वो अपनी खुसूसियात की वजह से तमाम दुनिया में मशहूर होगा। बंदर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर ठीक है बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप एक और मेहरबानी करें कि मुझे जंगल से निकलने का रास्ता बता दें। नापान ने खुश होते हुए कहा, तुम रात मेरे पास ठहरो, सुबह चले जाना। बंदर बाबा ने कहा। इससे पहले कि नापान कोई जवाब देता, बंदर का बच्चा एक बार फिर खूं खूं करने लगा। जब वो खामोश हुआ तो बंदर बाबा ने नापान से मुखातिब होकर कहा, नापान बेटे, ये पंगलू जिसकी तुमने जान बचाकर इस पर एहसान किया है, अब ये चाहता है कि तुम्हारे साथ जाए और तुम्हारे बेटे का दोस्त बनकर रहे। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे बेटे के बेहद काम आएगा। मुझे बेहद खुशी होगी बाबा, मैं इसे भी अपने बेटे की तरह समझूंगा। नापान ने हाथ बढ़ाते हुए कहा और बंदर बाबा ने पंगलू को उसके हाथ में पकड़ा दिया। नापान ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। चलो अब मेरी झोंपड़ी में चलो, बंदर बाबा ने उठते हुए कहा और नापान भी पंगलू को लिए उठ खड़ा हुआ। उसने घोड़ा खोला और फिर उसको साथ लिए बंदर बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। तमाम बंदर भी उनके पीछे पीछे चल दिए। नापान बेहद खुश था। उसे बेटा भी मिल गया था और बेटे का दोस्त भी। फिर वही हुआ। जंगल से वापसी के 1 साल बाद नापान छंगलू के घर बेटा पैदा हुआ। नापान ने बेटे का नाम बानान रखा और बानान छंगलू वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा होता चला गया। पंगलू बंदर भी बड़ा हो गया था। वो तमाम दिन बानान छंगलू के साथ खेलता रहता था। उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी और नापान भी पंगलू का उसी तरह ख्याल करता था जिस तरह अपने बेटे बानान का ख्याल रखता था। बंदर बाबा के कहने के मुताबिक ना सिर्फ बानान का कद छोटा था, बल्कि एक और हैरत अंगेज बात यह भी थी कि जब वो अपने जिस्म को हिलाता था तो छन छन की आवाजें आती थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी हड्डियां घुंघरुओं की तरह बजती हों। वैसे वो कमजोर भी नहीं था, खासा मोटा ताजा था, मगर फिर भी उसकी हड्डियों से छन छन की आवाजें आती थीं। इस बिना पर वो बचपन ही से बानान छंगलू की बजाय छन छंगलू के नाम से मशहूर हो गया था और होते होते उसका असल नाम किसी को याद नहीं रहा था। सब उसे छन छंगलू के नाम से पुकारने लगे थे। उसकी भी अपने बाप की तरह हाथों और पैरों की 6 उंगलियां थीं। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात यह भी थी कि वो अपने दोस्त पंगलू बंदर से बंदरों की जुबान में बातचीत भी करता था और उसकी बात भी समझता था। गो नापान सिपा सालार को अपने बेटे के छोटे कद का बेहद गम था, क्योंकि इस तरह वो एक अच्छा सिपाही नहीं बन सकता था। मगर इसके साथ साथ उसे ये खुशी भी थी कि चलो कैसा ही सही, उसका बेटा है तो सही। छन छंगलू जब 12 साल का हुआ तो एक दफा अचानक बंदर बाबा नापान सिपा सालार के घर आ गया। नापान सिपा सालार ने उसका बड़ी खुशी से इस्तकबाल किया और उसे बड़ी इज्जत और एहतराम से घर में बिठाया। पंगलू और तुम्हारा बेटा कहाँ है? मुझे उनसे मिलाओ, बंदर बाबा ने नापान से मुखातिब होकर कहा।
وہ دونوں پچھواڑے باغ میں کھیل رہے ہیں، میں ابھی انہیں بلواتا ہوں۔ ناپان نے ادب سے جواب دیا اور پھر اس نے ایک نوکر کو انہیں لے آنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد چھن چھنگلو اور پنگلو کمرے میں داخل ہوئے۔ پنگلو نے جیسے ہی بندر بابا کو دیکھا وہ خوشی سے چیخیں مارتا ہوا اس کے قریب آیا اور اچھل کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں خوشی کی شدت سے چمک رہی تھیں۔ بندر بابا نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چھن چھنگلو ایک طرف کھڑا بڑی حیرت سے بندر بابا کو دیکھ رہا تھا۔ پھر پنگلو نے اسے اپنی زبان میں بندر بابا کے متعلق بتایا اور اس کی بات سن کر چھن چھنگلو آگے بڑھا اور اس نے بندر بابا کے پیر پکڑ لیے۔ بندر بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، بیٹے تم میری دعا سے اس دنیا میں آئے ہو۔ آج تم 12 سال کے ہو گئے ہو۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں کچھ طاقتیں عطا کر دوں تاکہ تم خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کر سکو۔ بندر بابا، میرا بیٹا جب چلتا ہے تو چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ ناپان نے بندر بابا سے مخاطب ہو کر کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ناپان، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے جس کا پتہ اسے بعد میں چلے گا۔ بندر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے چھن چھنگلو کو زبان باہر نکالنے کے لیے کہا۔ جب چھن چھنگلو نے زبان باہر نکالی تو بندر بابا نے اس کی زبان پر اپنی انگلی رکھی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے چھن چھنگلو کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ چھن چھنگلو نے آنکھیں بند کر لیں تو بندر بابا نے اس کی دونوں آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پر کچھ پڑھ کر اس نے وہ مٹی چھن چھنگلو کے پیروں پر مل دی۔ ناپان خاموش بیٹھا، بندر بابا کے سب عمل دیکھتا رہا۔ بندر بابا نے اس کے بعد اپنے لمبے سے کرتے کا دامن اٹھایا اور چھوٹے سے چھن چھنگلو کو کرتے کے دامن میں چھپا لیا۔ کافی دیر تک وہ اسے چھپائے کچھ پڑھتا رہا، پھر اس نے اسے باہر نکال لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، جاؤ بیٹے، اب تم اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، مگر یاد رکھنا ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا طاقتیں دے دی ہیں آپ نے اسے؟ ناپان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ بندر بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ ناپان کے بے حد اسرار کے باوجود چلا گیا۔ چھن چھنگلو اور پنگلو دوبارہ باغ میں کھیلنے کے لیے چلے گئے اور ناپان سوچتا ہی رہ گیا کہ آخر بندر بابا چھن چھنگلو کو کون سی طاقتیں دے گئی ہیں اور وہ کس کام آئیں گی۔ اسی ملک ساسان کے ایک شہر پپولی میں ایک بہت بڑا جاگیردار ہوشان نامی رہتا تھا۔ یہ جاگیردار بے حد ظالم اور سخت دل تھا اور وہ اپنی رعایا پر اس حد تک ظلم کرتا کہ دیکھنے والوں کے بھی دل کانپ جاتے۔ ظلم کرنے میں اس کی دور دور تک شہرت تھی، مگر کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ وہ ساسان کے بادشاہ کا دوست تھا، اور جو بھی اس کی شکایت لے کر بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ اسے ہوشان کے پاس ہی بھیج دیتا اور ہوشان غصے میں آ کر اس کا جسم آرے سے چروا دیتا یا اسے درخت سے باندھ کر اس پر بھوکے کتے چھوڑ دیتا یا جلادوں کو بلوا کر اس کی کھال اتروا دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہوشان کے ایک غریب کاشتکار کی فصل اچھی نہ ہوئی اور وہ ہوشان کو ٹیکس ادا نہ کر سکا۔ چنانچہ ہوشان کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر ہوشان کے سامنے پیش کیا۔ غریب کاشتکار ایک بوڑھا اور ضعیف آدمی تھا۔ اس نے ہوشان سے بہت معافیاں مانگی، رویا گڑ گڑایا فریادیں کی، مگر ہوشان نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ اس کے حکم پر چند لمحوں بعد ہوشان کے سپاہیوں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دیں۔ پھر ہوشان نے حکم دیا کہ اس بوڑھے آدمی کے دانت توڑ دیے جائیں، ناک کان کاٹ دیے جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ بوڑھے کی چیخوں سے آسمان تھرا اٹھا، مگر ہوشان کے دل میں ذرا برابر رحم نہ آیا۔ اس کے بعد ہوشان کے حکم پر بوڑھے کے جسم کو کوڑوں سے اس وقت تک پیٹا گیا جب تک کہ وہ مر نہ گیا۔ ہوشان نے اس کی تمام زمین ضبط کرنے کا حکم دے دیا اور تب جا کر ہوشان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس بوڑھے کاشتکار کا ایک جوان بیٹا پاگان تھا جو کسی اور شہر میں محنت مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسے جب اس کے باپ کا حشر بتایا گیا تو انتقام اور غصے سے اس کا خون کھول اٹھا، مگر پاگان عقل مند تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اکیلا ہوشان سے انتقام نہیں لے سکتا جب تک کہ اسے کسی بڑے آدمی کی مدد نہ مل جائے۔ بادشاہ کے پاس وہ جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ہوشان کی شکایت لے جانے والے کو بادشاہ واپس ہوشان کے سپرد کر دیتا ہے، اور ہوشان شکایت کرنے والوں کو اذیتیں دے کر یوں مارتا ہے کہ مرنے والے کی روح بھی قیامت تک بلبلاتی رہتی ہے۔ آخر سوچ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساسان کے سپہ سالار ناپان چھنگلو کے پاس جا کر فریاد کرے۔ اسے معلوم تھا کہ ناپان بے حد رحم دل ہے اور بادشاہ کے بعد وہ اس ملک کا سب سے بڑی حیثیت کا مالک بھی ہے۔ اگر وہ اس کی مدد پر رضامند ہو گیا تو پھر وہ بڑی آسانی سے ہوشان سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکے گا۔
चुनाचे एक दिन जब नापान अपने महल के बाग में बैठा हुआ था और छनछंगलू और पंगलू बंदर बाग में खेल रहे थे, उस मुल्क के रिवाज के मुताबिक पागान रस्सी से अपने हाथ बांधे नापान के सामने जाकर खड़ा हो गया। नापान उसके हाथ बंधे हुए देखकर चौंक पड़ा। वो समझ गया कि ये नौजवान उसके पास फरियाद लेकर आया है। नौजवान, अपने हाथ खोल लो और हमारे सामने बैठ जाओ। यकीन करो, अगर तुम्हारी मदद हमारे बस में हुई तो हम जरूर तुम्हारी इमदाद करेंगे। नापान ने बड़े नरम लहजे में उसे मुखातिब होकर कहा और पागान ने झटका देकर रस्सी से हाथ छुड़वाए और नापान के सामने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बैठ गया। छनछंगलू ने भी उस नौजवान को देख लिया था जिसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। वो भी समझ गया था कि नौजवान उसके बाप के पास फरियाद लेकर आया है। वो खेल छोड़कर उसकी बात सुनने के लिए अपने बाप के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। पंगलू भी जाहिर है उसके साथ ही था। पागान ने बड़े अदब से और रोते हुए अपने बाप पर होने वाली जुल्म की तमाम कहानी नापान को सुना दी। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ है। होशान के जुल्म के मुतल्लिक मुझे पहले भी बतलाया गया था, मगर मैं नहीं समझता था कि वो इस हद तक जालिम होगा। अब तुम क्या चाहते हो? नापान ने हमदर्दाना लहजे में पागान से मुखातिब होकर कहा। होशान से इंतकाम, पागान ने अज़्म से भरपूर लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर नापान काफी देर तक खामोश रहा। फिर वो पागान से मुखातिब होकर बोला, नौजवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है। अगर मामला होशान का ना होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। होशान चूंकि बादशाह सलामत का बेहद करीबी दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने से मजबूर हूँ। क्योंकि बादशाह को जब मालूम हुआ तो उसने मुझे मेरे ओहदे से हटा देना है। मैं अलबत्ता ये कर सकता हूँ कि तुम्हें दौलत दे दूँ तो तुम किसी भी शहर में तिजारत करके बाकी जिंदगी आराम से गुजार दो। नहीं मोहतरम सिपा सालार, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ होशान से अपने बाप का इंतकाम लेना चाहता हूँ और मैंने आपकी रहमदिली और ताकत की बेहद तारीफें सुनी हैं, इसलिए फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ। पागान ने कदरे मायूसाना लहजे में जवाब दिया। मुझे अफसोस है नौजवान, इस मामले में तुम्हारी मदद करना मेरे बस से बाहर है। मैं मजबूर हूँ। नापान ने फैसला कुन लहजे में जवाब दिया। तो क्या मैं नाउमीद होकर वापस चला जाऊं? पागान ने मध्यम लहजे में कहा। नहीं पागान, तुम यहाँ से नाउमीद वापस नहीं जा सकते। अगर अब्बा जान अपने ओहदे से मजबूर होकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छनछंगलू जो अभी तक खामोश बैठा था बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर ना सिर्फ नौजवान चौंक पड़ा बल्कि नापान खुद भी चौंक पड़ा। बेटे, तुम उसकी क्या मदद कर सकते हो? होशान बड़ा ताकतवर और जालिम जागीरदार है। उससे तो इंतकाम बादशाह ही ले सकता है और बादशाह उसका दोस्त है। नापान ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। आपको मालूम नहीं अब्बा जान, मैं होशान से ऐसा इंतकाम लूंगा कि उसकी 7 नस्लें भी उसका अंजाम सुनकर कांप उठेंगी। छनछंगलू ने बड़े तमाद भरे लहजे में जवाब दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी छोटे सरकार, मगर आप क्या कर सकते हैं? पागान ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। तुम्हें यही तो मालूम नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तुम बेफिक्र होकर हमारे साथ चलो और फिर देखो कि हम क्या कर सकते हैं। छनछंगलू ने फखरिया लहजे में जवाब दिया। उसी लम्हे नापान को याद आ गया कि बंदर बाबा छनछंगलू को कुछ ताकतें देकर गया है और साथ ही उसे हदायत भी कर गया है कि वो उन ताकतों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। चुनाचे उसे यकीन आ गया कि छनछंगलू जरूर इस नौजवान की मदद कर सकेगा और इसके साथ ही उसे भी मालूम हो जाएगा कि छनछंगलू के पास कौन सी ताकतें हैं। ये सोचकर उसने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा, बेटे, तुम जरूर इस नौजवान की इमदाद करो। बंदर बाबा तुम्हें जो ताकतें दे गया है उनके सही इस्तेमाल का मौका अब आया है। पागान ने जब बंदर बाबा और पुरस्कार ताकतों की बात सुनी तो उसे भी यकीन आ गया कि जरूर ये छनछंगलू खास ताकतों का मालिक है और अगर ये उन ताकतों को इस्तेमाल में ले आए तो होशान से बदला ले सकता है। चुनाचे उसने खुश होकर कहा, ठीक है छोटे सरकार, आप मेरी जरूर इमदाद करें, मैं आपका बेहद ममनून हूँगा। तो फिर चलो चलें। छनछंगलू ने कुर्सी से उतरते हुए कहा और फिर अपने दोस्त पंगलू और पागान को लिए महल से बाहर की तरफ चल पड़ा। पागान उसके जिस्म से निकलने वाली छन छन की आवाजें सुनकर बेहद हैरान हो रहा था, मगर वो इससे भी कोई पुरस्कार ताकत समझकर खामोश हो गया। होशान अपने महल के खास कमरे में कनीजों के झुरमट में बैठा शराब पी रहा था। एक खूबसूरत लड़की सामने बैठी सतार बजा रही थी। होशान का चेहरा जुल्म और सख्ती की वजह से बेहद खौफनाक था। तमाम लड़कियां बड़े मुअद्दबाना अंदाज में बैठी हुई थीं। उसी लम्हे दरवाजा खुला और एक दरबान अंदर दाखिल हुआ। दरबान का चेहरा इंतहाई खौफ से बिगड़ा हुआ था, रंग जर्द था। जनाब जनाब, उसने होशान के सामने रुकू के बल झुकते हुए इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, क्या बात है, क्यों अंदर आए हो? होशान ने गुस्से से कड़कते हुए कहा, जनाब, महल पर आफत टूट पड़ी है, सब लोग बेहद परेशान हैं।
दरबान ने खौफ से हकलाते हुए कहा, क्या हुआ? हमारे होते हुए किसकी जुर्रत हो सकती है कि हमारे महल पर बुरी नजर डाले? होशान दरबान की बात सुनकर तख्त से नीचे उतर आया। जनाब, आप खुद देख लें, दरबान ने हाथ बांधते हुए कहा। चलो मैं देखता हूं ऐसी कौन सी आफत है जिसने तुम्हें खौफजदा कर दिया है, होशान ने गुस्सीले लहजे में कहा। और फिर शराब का जाम हाथ में पकड़े वो कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर आते ही उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसके महल के तमाम दरबान इंतहाई खौफजदा हालत में दीवारों के साथ चिमटे खड़े हैं, और वो सब अलिफ नंगे थे। उनके जिस्मों पर कपड़े का एक तार भी नहीं था, और महल की राहदारियों में छन छन की आवाजें कभी इधर से आ रही थी, कभी उधर से। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई भूत घुंघरू बजाता फिर रहा हो। कौन है ये घुंघरू? कौन बजा रहा है? मेरे सामने आए, होशान ने चीखते हुए कहा। उसी लम्हे वो अपनी जगह से बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने जुबान से यह फिक्रा कहा था, ऊपर रोशनदान से एक साये ने छलांग लगाई थी और उसके सर पर एक जोरदार चपत लगाकर सामने वाले रोशनदान में गायब हो गया। होशान दरबानों के सामने अपनी बेइज्जती पर गुस्से से पागल हो गया। सिपाहियों को बुलाओ, महल की मुकम्मल तलाशी लो, जो भी मशकूक आदमी नजर आए उसे मेरे सामने ले आओ, होशान ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उसी लम्हे छन छन की आवाज करीब की राहदारी से उभरी और फिर आहिस्ता आहिस्ता होशान के करीब आती चली गई। होशान आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था जिधर से आवाजें आ रही थीं, मगर राहदारी बिल्कुल खाली थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ छन छन की आवाज उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तो होशान भी खौफजदा हो गया, उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात उभर आए। अपने कपड़े उतार दो होशान। अचानक एक बारीक सी आवाज होशान के कानों में पड़ी और होशान को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई पुरस्कार ताकत उसे हुक्म की तामील पर मजबूर कर रही हो। चुनाचे ना चाहते हुए भी होशान ने आवाज के हुक्म की तामील की और उसने बड़ी फुर्ती से जिस्म पर मौजूद तमाम कपड़े उतार फेंके। अब वो नंगे दरबानों के सामने खुद भी नंगा खड़ा था। एक हाथ और एक टांग उठाकर खड़े हो जाओ, आवाज दोबारा सुनाई दी और होशान को यूं महसूस हुआ जैसे उसका एक हाथ और एक टांग खुद ब खुद ऊपर उठती चली गई। और फिर एक अजीब बात हुई, रोशनदान से एक बंदर छलांग मारकर नीचे फर्श पर आ गया। इससे पहले कि कोई समझता, बंदर ने छलांग लगाई और उछलकर होशान के सर पर बैठ गया। होशान ने उसे सर से हटाने और उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ हिलाना चाहा, मगर उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका तमाम जिस्म मफलूज हो चुका है। उधर बंदर, जो यकीनन पंगलू था, उसने होशान के सर पर चपटें मारनी शुरू कर दी। हर चपत पर होशान के मुंह से चीख निकल जाती, मगर वो बेबस सा खड़ा था। अगर उसका बस चलता तो वो यकीनन पंगलू को कच्चा चबा जाता। क्यों होशान, तुम तो अपने आप को बेहद ताकतवर समझते थे, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? वही बारीक सी आवाज सुनाई दी जो यकीनन छनछंगलू की थी। उसका लहजा बेहद तंजिया था। तुम कौन हो? सामने तो आओ। काश तुम इंसान होते तो मैं देखता कि तुम कितने ताकतवर हो। मैं तुम्हारा वो हशर करता कि सारा जमाना लरज उठता, होशान ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे राहदारी में हल्का सा धुआं उठा और जब धुआं छटा तो होशान के सामने चंद कदमों के फासले पर छोटे से कद का एक लड़का खड़ा था। गो वो इंसान था, मगर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बड़े कद का बंदर हो। मैं इंसान हूं, मेरा नाम छनछंगलू है, अब बोलो, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। छनछंगलू, तो क्या तुम नापान छंगलू के बेटे हो? वो तो मेरा दोस्त है, फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? होशान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं नापान छंगलू का बेटा छनछंगलू हूं और तुम अभी से तंग हो रहे हो। अभी तो मैंने अपनी कार्रवाई का आगाज भी नहीं किया। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या चाहते हो? मुझे बतलाओ और मेरी जान छोड़ो, और सबसे पहले अपने इस बंदर को मेरे सर से हटाओ। चपटें खा खा कर मेरे सर में दर्द होने लग गया है, होशान ने इस बार नरम लहजे में कहा। पंगलू, जरा जोर से चपटे मारो, ये तुमने क्या ठक ठक लगा रखी है? छनछंगलू ने पंगलू से मुखातिब होकर कहा, और पंगलू ने उस लम्हे पूरी कुव्वत से उसके सर पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि होशान के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। सुनो होशान, तुम जालिम हो और मैं तुम्हें सजा देने आया हूं। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें एक लम्हे में मौत के घाट उतार दूं, क्योंकि तुमने बेशुमार लोगों को अजियतें दे देकर हलाक किया है। चुनाचे मैं भी उसी तरह तुम्हें अजियतें दे देकर हलाक कर दूंगा, छनछंगलू ने जवाब दिया। मैं बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें और तुम्हारे बाप को वो सजा दिलवाऊंगा कि तुम्हारे हशर पर दुनिया रोएगी, होशान ने गुस्से से बिलबिलाते हुए कहा। जो कुछ तुमसे हो सके कर लेना, चलो पंगलू चलें, आज के लिए यही काफी है, छनछंगलू ने कहा। और पंगलू उछलकर नीचे फर्श पर आया और फिर छनछंगलू और पंगलू बड़े आराम से चलते हुए महल से बाहर निकलते चले गए।
उनके जाने के 10 मिनट बाद यकदम दरबान और होशान ठीक ठाक हो गए। ठीक होते ही होशान तेजी से वापस कमरे के अंदर भागा और एक चादर उठाकर उसने अपने जिस्म पर ओढ़ ली। गुस्से के मारे उसका दिमाग भिन्ना उठा था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे और उन दोनों को कैसे सजा दे। थोड़ी देर तक वो गुस्से के मारे टहलता रहा, फिर उसने जोर से ताली बजाई। दूसरे लम्हे एक दरबान अंदर आया और मुअद्दबाना अंदाज में झुककर खड़ा हो गया। चौगान को बुलाओ, फौरन, जल्दी। होशान ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा और दरबान उल्टे कदमों चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। होशान ने अपनी बाकायदा एक फौज रखी हुई थी और चौगान उस फौज का सरदार था। थोड़ी देर बाद चौगान कांपता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसका रंग जर्द था क्योंकि होशान के गुस्से को अच्छी तरह जानता था। चौगान महल के तमाम दरबानों को कत्ल कर दिया जाए। उनकी कोताही की वजह से ही छन छंगलू और उस बंदर को अंदर आने का मौका मिला होगा। होशान ने कड़कदार लहजे में हुक्म देते हुए कहा और साथ ही छन छंगलू और पंगलू के बारे में बतला दिया। आपके हुक्म की तामील होगी जनाब, चौगान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। और सुनो, अपने आधे सिपाहियों को महल में बतौर दरबान लगा दो। मेरी इजाजत के बगैर महल में एक चिड़िया तक दाखिल नहीं होनी चाहिए। होशान ने एक और हुक्म दिया। आपके हुक्म की तामील होगी हजूर, चौगान ने बदस्तूर मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। और सुनो, अपने सिपाहियों को हुक्म दे दो कि पूरी रियासत में फैल जाएं। जहां भी कोई बंदर मिले या वो बंदर नुमा इंसान मिले, उसे फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाए। होशान गुस्से में आकर हुक्म पर हुक्म दिए चला जा रहा था। आपके हुक्म की तामील होगी, चौगान ने उसी लहजे में जवाब दिया। तो जाओ, हुक्म की तामील करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? होशान ने चीख कर कहा और चौगान तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। होशान ने फिर ताली बजाई। एक कनीज अंदर दाखिल हुई। पाजून नजूमी को हाजिर करो फौरन, होशान ने कनीज को हुक्म देते हुए कहा। और थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी हाथ में एक थैला उठाए अंदर दाखिल हुआ। पाजून, हमें छन छंगलू और उस बंदर के मुतल्लिक बतलाओ कि उनके पास कौन कौन सी ताकतें हैं और उनका तोड़ क्या है। सही सही बतलाना, वरना मैं अपने हाथ से तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। होशान ने बूढ़े नजूमी को छन छंगलू और पंगलू के मुतल्लिक बतलाते हुए कहा। बेहतर हजूर, बूढ़े नजूमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया और फिर फर्श पर बैठकर उसने थैले से कागज और कलम निकालकर हिसाब करना शुरू कर दिया। काफी देर तक हिसाब करने के बाद उसने सर उठाकर जवाब दिया। हजूर, छन छंगलू बंदर बाबा की दुआ से पैदा हुआ है और बंदर बाबा ने उसे बेपनाह ताकतें अनायत कर दी हैं। अब वो जो चाहे कर सकता है, सिर्फ ये कि वो किसी इंसान को मार नहीं सकता, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। उसका साथी एक आम सा बंदर है और बस, बूढ़े नजूमी ने बतलाया। उन ताकतों का क्या तोड़ है? होशान ने पूछा। बूढ़े नजूमी ने एक बार फिर हिसाब करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नजर आए। फिर उसने होशान से मुखातिब होकर कहा, हजूर, उसकी ताकतों का कोई मुस्तकिल तोड़ नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पर उसकी ताकतों को मफलूज किया जा सकता है और वो इस तरह के किसी तरह उसके गले में कटे हुए प्याजों का हार डाल दिया जाए। जब तक वो हार उसके गले में रहेगा, उसकी ताकतें काम नहीं करेंगी। और ये बात भी कि वो खुद प्याज के हार को अपने गले से नहीं उतार सकता। इसके अलावा अगर महल के गिर्द आग जलवा दी जाए तो छन छंगलू आग को पार नहीं कर सकता। बूढ़े नजूमी ने जवाब दिया। ठीक है, मैं उसके गले में हार डालकर फिर उसके तन से उसका सर जुदा कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो, मगर याद रखना, अगर तुमने गलत बयानी की तो फिर उसके नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहना। होशान ने सख्त लहजे में कहा। नहीं हजूर, मेरा हिसाब गलत नहीं हो सकता, बूढ़े नजूमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। होशान ने पहरेदारों को बुलाकर हुक्म दे दिया कि फौरी तौर पर महल के गिर्द आग जलवाई जाए और ये आग मुसलसल जलती रहनी चाहिए। इसके साथ ही उसने प्याज के हार तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। महल से थोड़ी दूर एक टूटे फूटे और गैर आबाद मकान में पागान, छन छंगलू और पंगलू मौजूद थे। छन छंगलू नौजवान को अपनी आज की कार्रवाई सुना रहा था कि उसने कैसे होशान को उसके दरबानों और कनीजों के सामने बेइज्जत किया है। ये तो ठीक है छन छंगलू, मगर इस तरह मेरा इंतकाम तो पूरा नहीं हो सकता। मैं तो अपने दांतों से उसकी बोटियां नोचना चाहता हूँ। पागान ने छन छंगलू से मुखातिब होकर कहा, तुम फिक्र न करो, वो वक्त भी आ जाएगा। मैं चाहूं तो तुम्हें आज ही ये मौका मुहैया कर दूं, मगर मैं पहले होशान को अच्छी तरह जलील करना चाहता हूं ताकि सबको मालूम हो जाए कि जालिम का क्या इंजाम होता है। छन छंगलू ने उसे समझाते हुए कहा। छन छंगलू, क्यों ना हम होशान को खुले बाजार में उसके नौकरों से जूतियां लगवाएं? पंगलू ने अपनी जुबान में छन छंगलू से मुखातिब होकर कहा। ऐसा भी हो जाएगा, मगर आज मैं एक और तमाशा करूंगा, छन छंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? पंगलू ने पूछा। तुम खुद ही देख लेना।
छन चंगलू ने जवाब दिया और फिर पागान से मुखातिब होकर कहा, चलो। पागान फौरन ही उठ खड़ा हुआ और फिर वो तीनों उस मकान से बाहर निकल आए। उनका रुख महल की तरफ था। फिर जैसे ही वो खुली जगह पहुंचे, अचानक एक तरफ से तीर आया और पंगलू के जिस्म के करीब से निकल गया। छन चंगलू ने चौंक कर इधर उधर देखा जिधर से तीर आया था। उसने देखा कि एक सिपाही पंगलू को दूसरा तीर मारने ही वाला था। छन चंगलू ने अपना हाथ हवा में लहराया और उस सिपाही के हाथ से कमान इस तरह निकलकर दूर जा गिरी जैसे किसी ने खींचकर दूर फेंक दी हो। इसके बाद छन चंगलू ने पंगलू को अपने करीब बुलाकर उसके जिस्म पर अपना हाथ फेरा। अब कोई तीर तुम पर असर नहीं कर सकता, छन चंगलू ने कहा और फिर उसे साथ लिए आगे बढ़ गया। पागान, तुम हमसे अलहदा होकर चलो, कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से तुम भी मारे जाओ, छन चंगलू ने पागान से कहा। और पागान दौड़कर एक और गली में चला गया और फिर छन चंगलू पंगलू के लिए बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उन दोनों पर चारों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी, मगर कोई भी तीर उनसे ना टकराया। जैसे ही तीर उन दोनों के जिस्मों के करीब आते, रास्ता बदल जाते और फिर तीर चलाने वाले सिपाही भी ये मंजर देखकर उनसे खौफजदा हो गए और उन्होंने उन पर तीर चलाने बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद वो शहर के सबसे बड़े चौक के दरमियान जाकर रुक गए। यहाँ से होशान का महल थोड़ी दूर था। छन चंगलू ने देखा कि महल के गिर्द बड़े जोरों शोर से आग जलाई जा रही थी। वो मुस्कुरा दिया। उसने अपना हाथ महल की तरफ उठाया और बुलंद आवाज से कहने लगा, होशान, छन चंगलू तुम्हें हुक्म देता है कि महल से निकलकर यहाँ सामने चौक में हाजिर हो जाओ। ये कहकर वो खामोश हो गया। अभी उसे खामोश हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि महल का फाटक खुला और होशान दीवानावार नंगे पांव बाहर निकला। उसके बाहर निकलते ही दरवाजे के सामने जलने वाली आग फौरन बुझा दी गई और होशान नंगे पांव भागता हुआ छन चंगलू की तरफ आने लगा। उसके साथ सिपाहियों का एक दस्ता भी था। वो होशान के साथ भागता चला रहा था। छन चंगलू से चंद कदम दूर आकर वो रुक गया और उसके साथ आने वाले सिपाही उसके गिर्द दायरा बनाकर खड़े हो गए। सिपाहियों के हाथ उनकी जेबों में थे। होशान, अपनी नाक पकड़कर अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, छन चंगलू ने हुक्म दिया और होशान के दोनों हाथ किसी मशीन की तरह उठे। उसने एक हाथ से अपनी नाक पकड़ी और दूसरे हाथ से एक जोरदार थप्पड़ अपने गाल पर मारा। फिर उसने दूसरे हाथ से नाक पकड़ी और पहले हाथ से दूसरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। जैसे ही दूसरे थप्पड़ की आवाज फिजा में गूंजी, एक सिपाही अपनी जगह से बिजली की तरह उछला। उसका हाथ जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में कटे हुए प्याजों का बना हुआ हार था। इससे पहले कि छन चंगलू कुछ समझता, सिपाही ने बड़ी फुर्ती से वो हार उसके गले में डाल दिया। वो मारा, अब देखूंगा कि तुम्हारी ताकतें क्या करती हैं, होशान ने खुशी से नारा मारते हुए कहा। छन चंगलू ने हार पड़ते ही महसूस किया कि उसकी पुरस्कार ताकतें मफलूज होकर रह गई हैं। उसने फुर्ती से हार गले से उतारने की कोशिश की, मगर बेसूद। हार उसके गले में ऐसा तंग हो गया था कि किसी तरह निकल ही नहीं रहा था। पंगलू ने उछलकर हार को पकड़कर निकालने की कोशिश की, मगर जैसे ही पंगलू ने हार को हाथ लगाया, वो चीखता हुआ दूर जा गिरा। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे हार की बजाय उसने आग को हाथ लगा दिया हो। इन दोनों को पकड़ लो, होशान ने चीखकर सिपाहियों को हुक्म दिया। छन चंगलू और पंगलू ने भागने की कोशिश की, मगर उनके गिर्द सिपाहियों का दायरा इतना तंग था कि वो भाग न सके और सिपाहियों ने उन दोनों को काबू कर लिया। फौरन ही होशान के हुक्म पर उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। इन्हें महल में ले आओ, अब मैं इन दोनों से अपना बदला लूंगा, ऐसा बदला कि इनकी रूहें क़यामत तक बिलबिलाती रहेंगी, होशान ने गुस्से से गरजते हुए कहा। उसका चेहरा फतह के जोश में टमाटर की तरह सुर्ख हो रहा था। ये हुक्म देकर होशान वापस मुड़ा और इसके साथ ही सिपाही भी उन दोनों को उठाए उसके पीछे चलते हुए महल के दरवाजे में दाखिल हो गए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। पागान चौक के एक तरफ खड़ा ये सब मंजर देख रहा था। छन चंगलू और पंगलू के इस तरह पकड़े जाने पर उसे बेहद अफसोस हुआ। उसने फैसला कर लिया कि वो किसी न किसी तरह महल में जरूर दाखिल होगा और उन दोनों को वहां से छुड़वा लाएगा। चुनाचे वो रात होने का इंतजार करने लगा। जब चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया तो वो छुपता छुपाता महल की पिछली दीवार के करीब पहुंच गया। महल की पिछली दीवार के करीब ही एक पुराना घना दरख्त मौजूद था। वो पहरेदारों की नजरें बचाकर उस दरख्त पर चढ़ गया। उस दरख्त का एक तना महल की दीवार पर झुका हुआ था। चुनाचे वो बड़ी आसानी से दीवार पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने इधर उधर देखा और फिर अंदर कूद गया। वो कोशिश कर रहा था कि किसी की नजरों में ना आए। वैसे अब यहाँ पहरेदार भी इतने चौकन्ने नहीं थे, शायद इसलिए कि होशान के दुश्मन पकड़े गए थे। वो छुपता छुपाता महल के अंदर दाखिल हो गया और फिर जल्द ही होशान के खास कमरे के ऊपर मौजूद रोशनदान के करीब पहुंच गया। रोशनदान खासा बड़ा था, इतना बड़ा कि पागान बासानी उसमें से गुजर सकता था। उसने रोशनदान से अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के दरमियान में छन चंगलू रस्सी से उल्टा लटका हुआ था।
हार अभी तक उसके गले में था। पंगलू एक तरफ बंधा पड़ा था और होशान हाथ में कोड़ा लिए खड़ा था। छनछंगलू का जिस्म खून से लहूलुहान हो रहा था। अब बतलाओ तुम्हारी ताकतें कहाँ हैं? अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें अजियतें दे देकर मारूंगा। होशान ने गुस्सीले लहजे में पूरी कुव्वत से छनछंगलू को कोड़ा मारते हुए कहा और छनछंगलू के जिस्म से खून नीचे टपकने लगा। पागान ने देखा कि कमरे में होशान अकेला है। चुनाचे उसने रोशनदान की लकड़ी को पकड़ा और दूसरे लम्हे उसने कमरे में छलांग लगा दी। जिस वक्त पागान नीचे गिरा उस वक्त होशान छनछंगलू को कोड़ा मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था। नीचे गिरते ही पागान ने होशान पर छलांग लगा दी, मगर होशान ने पूरी कुव्वत से कोड़ा लहराया और कोड़ा पागान के जिस्म पर पड़ा और वो उछलकर चंद फुट दूर जा गिरा। उसी लम्हे होशान ने चीख कर मुलाजमों को आवाज दी। पागान भी कोड़े की परवाह किए बगैर दोबारा होशान की तरफ बढ़ा। उस पर जुनून सवार था। पागान, मेरे गले से प्याज वाला हार उतार दो, जल्दी करो, छनछंगलू ने चीख कर पागान से कहा और पागान तेजी से छनछंगलू की तरफ मुड़ गया। रुक जाओ, रुक जाओ। होशान कोड़ा लहराते तेजी से पागान की तरफ लपका, मगर पागान का हाथ छनछंगलू के गले में मौजूद हार पर पहुंच चुका था। इससे पहले कि होशान उस तक पहुंचता उसने हाथ को झटका दिया और हार टूटकर दूर जा गिरा। हार अलहदा होते ही छनछंगलू ने बिजली की सी तेजी से हाथ से इशारा किया और होशान जहां था वहीं बुत की तरह जमकर रह गया। छनछंगलू ने रस्सी को हाथ लगाया तो रस्सी टूट गई। छनछंगलू उछलकर नीचे आ गिरा। उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी भी खुद ब खुद अलहदा हो गई। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और 4 मुलाजिम तलवारें संभाले अंदर दाखिल हुए, मगर छनछंगलू के एक ही इशारे पर वो सब भी बुत बने वहीं खड़े के खड़े रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया पागान, मैं तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। अब मैं देखूंगा कि होशान मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं दरअसल लाइल्मी में मार खा गया था, छनछंगलू ने कहा, और फिर उसने अपने जिस्म पर हाथ फेरा और उसके जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म गायब हो गए। अब बतलाओ होशान, तुम्हें क्या सजा दी जाए? छनछंगलू ने होशान से मुखातिब होकर कहा। मुझे माफ कर दो छनछंगलू, मैं आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा। होशान ने रहम तलब लहजे में जवाब दिया। तुम्हें मुआफ नहीं किया जा सकता। तुम इतने जुल्म कर चुके हो कि अब मुआफी का लफ्ज बेमायनी हो चुका है, छनछंगलू ने कहा। तुम अगर चाहो तो मुझे मुआफ कर सकते हो, होशान ने दोबारा गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैं इसके लिए सिर्फ इस शर्त पर गौर कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी तमाम रियासत इस नौजवान पागान को लिख कर दे दो। छनछंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा। नहीं नहीं, मेरी रियासत मुझसे मत छीनो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। वैसे जो इनाम इकराम दौलत सोना जो चाहो मुझसे ले लो, होशान ने मिन्नत करते हुए कहा। नहीं, जो मैंने कह दिया है, अगर तुम ऐसा करने पर तैयार हो तो ठीक, वरना अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर तैयार हो जाओ, जिसका अंजाम इबरतनाक मौत होगा। मुझे रियासत नहीं चाहिए छनछंगलू, मैं तो इसका खून पीना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इंतकाम लेना चाहता हूँ, पागान ने सख्त लहजे में कहा। तुम फिक्र न करो दोस्त, तुम्हारा इंतकाम जरूर पूरा होगा, छनछंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा। चाहे तुम मुझे मार डालो, मगर मैं रियासत किसी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। पागान की बात सुनकर होशान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। ठीक है, आओ पागान चलें, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने पंगलू की तरफ देखा जो अभी तक रस्सियों से बंधा हुआ था। अरे तुम अभी तक बंधे हुए हो, छनछंगलू ने चौंक कर कहा, और फिर उसने अपना हाथ उसकी तरफ लहराया। दूसरे लम्हे रस्सियां खुल गईं और पंगलू आजाद हो गया, और फिर वह तीनों बड़े इत्मीनान से चलते हुए महल से बाहर निकल आए। उन्हें किसी ने भी रोकने की जुर्रत नहीं की। छनछंगलू, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे इजाजत दो कि मैं होशान के अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूं, पागान ने छनछंगलू से मुखातिब होकर कहा। तुम चौक तक चलो, तुम्हारी ये हसरत भी पूरी हो जाएगी, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो तीनों उसी चौक पर पहुंचकर रुक गए जहां से उन्हें कैद करके ले जाया गया था। वहां मौजूद लोग उन्हें यूं आजाद देखकर हैरान रह गए। छनछंगलू ने अपना हाथ महल की तरफ उठाया और फिर जोर से कहा, होशान, यहां मेरे सामने आ जाओ। उसकी आवाज सुनते ही महल का दरवाजा खुला और होशान लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता चला आया। वो छनछंगलू के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर तकलीफ और झुंझलाहट के आसार नुमाया थे। जमीन पर बैठ जाओ, छनछंगलू ने उसे हुक्म दिया, और होशान फौरन जमीन पर बैठ गया, ऐसे जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। इसके बाद छनछंगलू ने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि हर आदमी आगे आए और होशान के गंजे सर पर एक एक जूता मारे। उसका हुक्म सुनते ही वहां मौजूद तमाम लोग मशीनों की तरह हरकत में आए और फिर होशान के सर पर तड़ातड़ जूते बरसने लगे। जिन लोगों पर वो जुल्म करता था और जो उसके सामने से गुजरते हुए भी घबराते थे, वही लोग उस जालिम होशान के सर पर जूते बरसा रहे थे
और होशान के मुंह से दर्दनाक चीखें निकल रही थीं, मगर वो बेबस था, मजबूर था। देखा होशान, जुल्म का अंजाम। तुम अपने आप को इस रियासत का खुदा समझ बैठे थे, मगर अब देखो तुम्हारा क्या हाल है, छनछंगलू ने कहा। जूते खाते खाते होशान बेहोश हो गया तो छनछंगलू ने पागान और पंगलू को चलने के लिए कहा। चलो दोस्तों, आज इतना ही काफी है, बाकी काम कल करेंगे, छनछंगलू ने कहा, और फिर वो पागान और पंगलू को लिए शहर से बाहर चल पड़ा। सासान का बादशाह चागान दरबार आलम लगाए बैठा था। दरबार में तमाम वुज़रा और उमरा अपनी अपनी जगहों पर मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाए बैठे थे। सिपा सालार नापान छंगलू भी बादशाह के करीब ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। अचानक एक दरबान अंदर आया, कॉर्निश बजाकर कहने लगा, हजूर रियासत पपोली के सरदार होशान दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। होशान? बादशाह ने चौंक कर कहा, हाजिर करो। नापान भी होशान का नाम सुनकर चौंक पड़ा। वो समझ गया कि वो छनछंगलू की बादशाह से शिकायत करने आया होगा। होशान जब अंदर दाखिल हुआ तो उसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और चेहरे पर परेशानी और जर्दी नुमाया थी। उसने झुककर सलाम किया और फिर मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या बात है होशान, तुम परेशान हो? हमें बतलाओ कि तुम्हें क्या तकलीफ है। बादशाह ने उसकी हालत देखकर चौंकते हुए कहा, हजूर, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरी सरेआम बेइज्जती की जा रही है, मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है। होशान ने रोते हुए कहा, किसने ये जुर्रत की है कि हमारे दोस्त को बेइज्जत करे और उसे जलील करे? हमें बतलाओ, हम उसे इतनी इबरतनाक सजा देंगे कि पूरा मुल्क उसका हशर देखकर लरज उठेगा। बादशाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा, जनाब, आपके सिपा सालार नापान छंगलू का बेटा छनछंगलू इस सारे फसाद की जड़ है। होशान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, छनछंगलू? मगर वो तो अभी बच्चा है और हमने सुना है कि उसका कद बहुत छोटा है। वो भला तुम्हें कैसे जलील और रुस्वा कर सकता है? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? बादशाह ने हैरत से होशान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं जनाब, मैं सच कह रहा हूँ। उसके पास कुछ पुरस्कार ताकतें हैं और जनाब, ये सब कुछ नापान के इशारे पर हो रहा है। नापान शायद मेरी रियासत पर कब्जा करना चाहता है। होशान ने बराहे रास्त नापान पर इल्जाम लगाते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है जनाब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और रही मेरे बेटे छनछंगलू की बात, तो जनाब उसे ये ताकतें एक दरवेश बंदर बाबा ने अनायत की हैं और उसे ये भी कहा है कि वो उसे जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करे। और होशान जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है, चुनाचे वो बंदर बाबा के हुक्म पर इसको सजा दे रहा होगा। नापान ने जवाब दिया, मगर हमारे होते हुए उसकी क्या जरूरत है कि वो किसी को सजा दे सके? होशान बिल्कुल सच कह रहा है, जरूर तुम बाप बेटे ने उसके खिलाफ साजिश की होगी। बादशाह ने गुस्से में चीखते हुए कहा, जो असल बात थी वो मैंने हजूर को बतला दी है, अब आप जैसे मुनासिब समझें कर लें, आपको इख्तियार है। नापान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते, तुम फौरन अपने बेटे को गिरफ्तार करके हमारे हुजूर पेश करो। हम उसे होशान को तंग करने पर ऐसी सजा देना चाहते हैं कि आइंदा किसी को हमारे दोस्तों के खिलाफ टेढ़ी नजर उठाने की जरूरत ना हो सके। बादशाह ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, उसे पेश करना मेरे बस से बाहर है हुजूर, वो अपनी मर्जी का आप मालिक है, आप अगर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं तो कर लें। नापान को भी गुस्सा आ गया, तुम्हारे जवाब से बगावत की बू आ रही है। बादशाह ने पहले से भी ज्यादा कड़कदार लहजे में कहा, नापान को गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह ने अपने हिफाजती दस्ते को हुक्म दिया और हिफाजती दस्ते के मुसल्ला सिपाहियों ने दूसरे लम्हे नापान को पकड़ लिया। जल्लाद को हाजिर करो। बादशाह ने गुस्से से फुंकारते हुए कहा, हजूर, आप जुल्म कर रहे हैं और जुल्म अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अब भी मौका है कि आप संभल जाएं और मुझ बेगुनाह के कत्ल से बाज आ जाएं। नापान ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, गुस्ताख कमीने, तुम्हारी ये जुर्रत कि हमें दरबार आम में धमकियां दो। बादशाह शदीद गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे उसने अपनी न्याम से तलवार खींची और बिजली की सी तेजी से उसने सिपाहियों के हाथों में जकड़े हुए बूढ़े नापान की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया और एक ही वार में नापान छंगलू का सर उसके तन से कटकर दूर जा गिरा। इसकी लाश को चौक पर लटका दो ताकि हमसे गुस्ताखी करने वालों के इंजाम से लोग इबरत लें। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, हजूर का बोल बाला रहे, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं। होशान ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, होशान, हम तुम्हें सिपा सालार आजम मुकर्रर करते हैं और इसके साथ ही तुम्हें हुक्म देते हैं कि छनछंगलू को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके हमारे हजूर पेश करो। बादशाह ने एक और हुक्म दिया, बेहतर हजूर, आपके हुक्म की फौरी तामील होगी। होशान ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, दरबार बर्खास्त किया जाता है। बादशाह ने हुक्म दिया और फिर उठकर वापस महल की तरफ चल पड़ा। छनछंगलू, पंगलू और पागान एक गार में बैठे आपस में बातें कर रहे थे।
पागान के सरार पर छन छंगलू आमादा हो गया था कि आज वो पागान को इजाजत दे देगा कि वो होशान से अपने बाप की मौत का बदला ले ले। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक छन छंगलू के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे छन छंगलू को किसी ने अचानक झिंझोड़ दिया हो। ओह, कुछ हो गया है, छन छंगलू ने चौंक कर कहा। क्या हो गया है? पागान ने हैरत से पूछा, मगर छन छंगलू ने उसे जवाब देने की बजाय आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक वो आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से से सुरख हो रही थीं। पूरा जिस्म गुस्से की शिद्दत की बिना पर कांपने लग गया। ओह, अब जुल्म इंतहा पर पहुंच गया है, छन छंगलू ने खड़े होते हुए कहा। क्या हो गया है, कुछ मुझे भी बतलाओ, पागान ने हैरत से भरपूर लहजे में पूछा। मैंने आंखें बंद करके सब कुछ देख लिया है। होशान हमारी शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा है और बादशाह ने मेरी वजह से मेरे बाप को कत्ल कर दिया है। होशान को सिपा सालार आजम बना दिया गया है और मेरी गिरफ्तारी के हुक्म जारी कर दिए हैं। छन छंगलू ने तफसील बतलाते हुए कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ, मुझे अफसोस है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं तुम लोगों के पास ना जाता तो ये ना होता। पागान ने अफसोस से भरपूर लहजे में कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सब कुदरत के खेल हैं। पहले मैं सोच रहा था कि होशान की रियासत तुम्हें दिलवा दूं और होशान की बाकी उम्र धक्के खाते हुए गुजर जाए, मगर अब मैं होशान और बादशाह दोनों से ऐसा इंतकाम लूंगा कि दुनिया याद रखेगी। चलो बादशाह के पास चलें, छन छंगलू ने संजीदा लहजे में कहा और फिर उसने एक हाथ से पंगलू का पंजा पकड़ा और दूसरे हाथ से पागान का हाथ। आंखें बंद कर लो, उसने तो हुक्माना लहजे में कहा और फिर चंद लम्हों बाद उसने दोबारा हुक्म दिया, आंखें खोलो। पागान ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया, क्योंकि अब वो गार की बजाय बादशाह के महल के सामने खड़े थे। चलो और देखो कि मैं बादशाह और होशान से कैसा इंतकाम लेता हूँ, छन छंगलू ने कहा और फिर वो तीनों महल के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, छन छंगलू ने हाथ का इशारा किया और महल का दरवाजा उखड़कर दूर जा गिरा। पहरेदार खौफजदा होकर चीखते हुए भाग गए और तीनों बड़े इत्मीनान से महल के अंदर दाखिल हो गए। महल के अंदरूनी पहरेदारों ने उन्हें रोकने की बेहद कोशिश की, मगर छन छंगलू के एक ही इशारे पर तमाम पहरेदार पत्थर के बुत्तों में तब्दील होते चले गए। अब तो वहां हर तरफ भगदड़ मच गई। पहरेदार खौफजदा होकर इधर उधर भाग रहे थे, कोई उनके सामने आना भी नहीं चाहता था। अचानक उन पर जहरीले तीरों से हमला किया गया, मगर तीर छन छंगलू के करीब आकर मुड़ते और तीर चलाने वालों के सीनों में पैवस्त हो जाते। फिर तो वहां हशर बर्पा हो गया और वो तीनों इत्मीनान से चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। बादशाह अपने खास कमरे में होशान के साथ बातों में मसरूफ था। जब उसे इस हंगामे की इत्तला मिली तो वो गुस्से के मारे तलवार खींचकर खुद ही कमरे से भाग पड़ा। होशान ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर बादशाह न रुका। होशान को छन छंगलू की ताकतों का इल्म था, इसलिए वो बादशाह को उनके सामने जाने से रोक रहा था, मगर बादशाह को तो इल्म नहीं था, इसलिए वो गुस्से के मारे भागता चला गया। बादशाह का हिफाजती दस्ता भी बादशाह के पीछे भागता चला गया। होशान फौरी तौर पर महल के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। वो छन छंगलू के सामने नहीं जाना चाहता था। जब बादशाह तलवार खींचे उस जगह पहुंचा जहां दरबार आम लगाया जाता था, तो छन छंगलू, पंगलू और पागान वहां पहुंच चुके थे। तुम्हें ये जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे महल में कत्लो गारत करो? बादशाह ने छन छंगलू को देखते ही गुस्से से चीखते हुए कहा, मगर छन छंगलू ने हाथ का इशारा किया और बादशाह सर के बल उल्टा हो गया। तलवार उसके हाथ से छूट गई और उसका हिफाजती दस्ता पत्थर के बुत्तों में तब्दील हो गया। होशान, मेरे सामने आओ, छन छंगलू ने चीख कर कहा और फिर चंद लम्हों बाद होशान इस तरह वहां आ गिरा जैसे किसी ने उसे उठाकर वहां फेंक दिया हो। छन छंगलू ने उसकी तरफ भी हाथ उठाकर इशारा किया और बादशाह के साथ वो भी सर के बल उल्टा हो गया। मेरे साथ आओ, छन छंगलू ने मुड़ते हुए कहा और फिर होशान और बादशाह दोनों सर के बल घसीटते हुए उसके पीछे पीछे आने लगे। छन छंगलू उन दोनों को इसी तरह अपने पीछे लिए महल से बाहर निकल आया। बादशाह और होशान को इस हाल में देखकर वहां शहर के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। देखो लोगो, ये दोनों जालिम हैं, इन्होंने सब पर जुल्म की इंतहा कर दी है। अगर मैं इन्हें सजा दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? छन छंगलू ने वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर कहा, इन्हें जरूर सजा दो, ये जालिम हैं, इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बादशाह और होशान के जुल्मों से तंग आए हुए लोगों ने यक जुबान होकर कहा, आओ पागान, पहले तुम होशान से अपने बाप का बदला ले लो, तुम जिस तरह चाहो इससे बदला ले सकते हो। छन छंगलू ने पागान से मुखातिब होकर कहा, इसे सीधा करो ताकि लोग ये ना कहें कि हमने इनकी बेबसी से फायदा उठाया है। पागान ने जवाब दिया और छन छंगलू ने उंगली से इशारा किया और होशान सीधा हो गया।
सीधा होते ही उसने भागने की कोशिश की, मगर पागान ने भूखे उकाब की तरह उसे झपट लिया। दूसरे लम्हे पागान ने अपने ताकतवर बाजू में होशान को उठाकर जमीन पर पटक दिया और खुद उसकी छाती पर चढ़ बैठा, और फिर उसकी 2 उंगलियां पूरी कुव्वत से होशान की आंखों में घुसती चली गईं और होशान के मुंह से भयानक चीख निकल गई। पागान ने पूरी कुव्वत से मुक्का मारकर उसके दांत तोड़ दिए। फिर तड़पते हुए होशान का एक बाजू उसने अपने घुटने पर मारकर तोड़ दिया। इस तरह चंद ही लम्हों में उसने होशान के दोनों बाजुओं और दोनों टांगों की हड्डियां तोड़कर रख दी। उस पर जुनून सवार था। होशान बुरी तरह चीख रहा था, तड़प रहा था, मगर पागान अपने काम में मसरूफ रहा। उसने उसके हलक पर दांत जमा दिए और दांतों से उसका गला काट दिया। फिर वो उछलकर खड़ा हो गया और उसने होशान की दोनों टांगें पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठाया, और फिर उसने अपने बाजुओं को एक जोरदार झटका दिया और होशान की दर्दनाक चीख से तमाम इलाका गूंज उठा। होशान का जिस्म दरमियान में से चिरता चला गया। पागान ने उसे 2 हिस्सों में चीर कर रख दिया था। होशान मर चुका था। पागान ने उसका मुर्दा जिस्म जमीन पर फेंका और फिर नफरत से उस पर थूक दिया। एक जालिम अपने इंजाम को पहुंच चुका है। लोगों, अब दूसरे जालिम का इंजाम देखो। छन छंगलू ने सख्त लहजे में लोगों से मुखातिब होकर कहा, और लोगों ने खुशी से जोरदार नारे मारे। पंगलू आगे बढ़ो और इस बादशाह से मेरे बाप का इंतकाम लो। छन छंगलू ने पंगलू को हुक्म देते हुए कहा, और पंगलू उछलता हुआ आगे बढ़ा। बादशाह उल्टा खड़ा हुआ था। पंगलू उछलकर उसकी टांग पर चढ़ गया और टांग पकड़ते ही उसने बादशाह के जिस्म पर पेशाब कर दिया। देख लो लोगों, जालिम बादशाह का हाल। वो अपने आप को बेहद ताकतवर समझकर रियाया पर जुल्म करता था। अब एक छोटा सा बंदर इस पर पेशाब कर रहा है। छन छंगलू ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, और लोग इबरत से अपने कानों को हाथ लगाने लगे। पंगलू उछलकर नीचे आया और फिर उसने बादशाह की नाक अपने दांतों से चबा डाली। बादशाह बुरी तरह चीख रहा था, मगर बेबस था। पंगलू ने उसकी नाक चबाने के बाद उसके जिस्म के हर हिस्से को दांतों से काटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बादशाह का तमाम जिस्म बुरी तरह जख्मी हो गया। छन छंगलू ने इशारा किया और बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। पंगलू उस पर सवार हो गया और उसने उसके गले में अपने दांत जमा दिए। चंद लम्हों बाद उसके तेज दांतों से बादशाह का गला कट गया और उसमें से खून फवारे की तरह बाहर निकलने लगा। बादशाह का तमाम जिस्म बुरी तरह तड़प रहा था। आखिर तड़पते तड़पते वो ठंडा हो गया। उसके मरते ही छन छंगलू ने लोगों से मुखातिब होकर कहा, लोगों, जालिम बादशाह अपने इंजाम को पहुंच गया है। अब मैं पागान को, जो एक बहादुर और शरीफ इंसान है, तुम्हारा बादशाह मुकर्रर करना चाहता हूं। तुम्हें कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं, हम पागान को बादशाह तस्लीम करते हैं, सबने मुत्तफिक होकर कहा। बादशाह के तमाम वजीर और अमीर भी वहां इकट्ठे हो चुके थे। उनमें से एक भागकर महल में गया और बादशाह का ताज लाकर उसने पागान के सर पर रख दिया, और फिर सबने मुत्तफिका तौर पर पागान को बादशाह तस्लीम कर लिया। तमाम रियाया खुशी से उछलने कूदने लगी। पागान ने छन छंगलू का शुक्रिया अदा किया और तमाम लोगों से वादा किया कि वो हमेशा अदल इंसाफ से हुकूमत करेगा। छन छंगलू भी खुश था कि उसने जालिमों को इंजाम तक पहुंचाकर लोगों को उनके जुल्म से हमेशा के लिए निजात दिला दी है। सब लोग छन छंगलू की तारीफ में नारे मार रहे थे। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत मजमा को चीरती हुई आगे बढ़ी और छन छंगलू के करीब आकर उसे कहने लगी, छन छंगलू, अल्लाह ताला ने तुझे जालिमों को सजा देने के लिए ताकतें अता की हैं। मेरी भी फरियाद सुनो। क्या बात है बूढ़ी अम्मा, मुझे बतलाओ, तुम पर किसने जुल्म किया है? छन छंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा, बेटे, मेरी एक ही बेटी थी जो बेहद खूबसूरत थी। उसे आज से 6 माह पहले एक जालिम जादूगर शुक्राम उठाकर ले गया था। ये जादूगर बेहद जालिम है। हर साल एक खूबसूरत लड़की को उठाकर ले जाता है, उसे सारा साल अपने पास रखकर साल के बाद उसे मार डालता है और फिर नई लड़की उठाकर ले जाता है। लोग उसे बेहद तंग हैं, मगर चूंकि वो ताकतवर जादूगर है इसलिए सब बेबस हैं। मेरी लड़की को वापस ले आओ और उस जालिम जादूगर को खत्म करके लोगों को उसके जुल्म से निजात दिलाओ। बूढ़ी ने तफसील बताते हुए कहा। जादूगर? छन छंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। वो शायद ये सोच रहा था कि जादूगर के जादू का कैसे मुकाबला करेगा, मगर फिर उसे बंदर बाबा की बात याद आ गई कि इसे जालिमों को सजा देने के लिए ताकतें दी गई हैं। तो उसने उस जालिम जादूगर से मुकाबला करने का फैसला कर लिया। ठीक है बूढ़ी अम्मा, मैं आज ही अपने दोस्त पंगलू को लेकर उस जालिम जादूगर के मुकाबले के लिए जाता हूँ। मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। छन छंगलू ने फैसला कुन लहजे में कहा और बूढ़ी अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।